मल्टीबैगर स्टॉक। ये वर्ड सुनते ही हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर में मल्टीबैगर स्टॉक मिलता कैसे है। क्या सिर्फ लो प्राइस्ड शेयर्स खरीद लेने मात्र से शेयर आगे चलकर मल्टीबैगर बन जाता है? डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम एक स्क्रीनर की क्वेरी की भी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर मैंने एक ट्रेंड का चार्ट लगा दिया। ट्रेंड आप देखिए तो 2012 में मात्र 62 रुपए का था, 2012 में 62 रुपए का था, 2015 आते आते 77 रुपए का। 2012 से 2015 राइट, 62 रुपए से 77 रुपए, क्या मल्टीबैगर होता है? ऑब्वियसली नॉट राइट। अब 2012 से 2015 3 साल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, 3 साल का ड्यूरेशन कम नहीं होता है। ऐसे में इन 3 सालों में कंपनी की सेल्स क्या रही, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही, फंडामेंटल्स क्या रहे, बिजनेस क्या रहा, इंडस्ट्री क्या रही, ये सब एनालाइज करना हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कंपनी की एनालिसिस करने के लिए। तो टेक्निकल्स जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम अपनी जो हमारा S4R का माई स्ट्रैटेजीज है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन के नीचे ही जैसे प्राइस जाता है बड़ी तेज़ी से कैसे मूव करता है, फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसके नीचे प्राइस जैसे जाता है बड़ी तेज़ी से मूव करता है। ये सब चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो अगर आप अभी तक S4R पर नहीं आए तो ज़रूर से ज़रूर आइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि फंडामेंटल्स एनालाइज करने के साथ ही साथ टेक्निकल्स एनालाइज करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो फिर ट्रेडिंग की बात हो, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात हो, या फिर स्विंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत एनालिसिस करने की बात हो, क्यों ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अब देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब यहाँ पे ट्रेंड के फंडामेंटल्स के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 28% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 28% के आसपास है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.37 का है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 33% के आसपास रही है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 86 का हो चुका है एंड पीजी रेशियो 1.22 का है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हमें फंडामेंटल्स से देखने को मिल रही है। एक तो इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में हमें पता चल रहा है, दूसरा हमें वैल्यूएशन के बारे में पता चल रहा है, राइट। तो वैल्यूएशंस क्या होता है? वैल्यूएशंस हमें ये बताता है कि स्टॉक का प्राइस अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से, अपनी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से क्या एक प्राइस इन हो चुका है या उसमें अभी भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। तो कभी भी 10, 15, 20 के ऊपर, 30 के ऊपर इनफैक्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला जाता है, तो ऐसे में क्या वो स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में हो जाता है। ये बात एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें समझनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कंपनी का डेट कैसा है, क्योंकि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आप देखिए, उनका जो AGR ड्यूज है राइट, उसके इंटरेस्ट ही 5,000 6,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं पर साल। तो हर साल अगर वो 5,000 6,000 करोड़ इंटरेस्ट ड्यूज पे कर रहे हैं तो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कहाँ से प्रॉफिटेबल रहेंगे और कहाँ से वो ग्रोथ पे अपने फोकस करेंगे। तो ऐसे में कंपनी का डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कंपनी का डेट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड का 2015 में 2,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, 129 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2024 आते आते 12,000 करोड़ का हो गया सेल्स, यानी कि 6 गुना सेल्स में ग्रोथ। एंड यहाँ पे आप देखिए तो आपको करीब करीब 8-9 गुना के आसपास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिली। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास सेल्स है एंड करीब 1,700 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट है। तो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम एनालाइज कर रहे होते हैं, खासतौर पे ये देखने के लिए कि फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है एंड मल्टीबैगर
कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कंपनी जो बिजनेस कर रही है राइट, उस बिजनेस से जो उसको मार्जिन मिल रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, वो मार्जिन कैसा है एंड वो मार्जिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर पा रही है या नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑपरेटिंग मार्जिन एंड साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो। तो 7-8 इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कंपनी का डेट हो गया, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गई, कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स हो गए, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हो गए। इसके साथ ही साथ कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी एट द एंड ऑफ द बिजनेस कैश कितने उसके पास हैं एंड पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिल रहा है या नहीं, ये समझना और जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ कंपनी में जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर्स अपनी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एंड प्लेजिंग उनकी कैसी है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ट्रेंड देखिए 2023 में 37% प्रमोटर्स थे, 21% पब्लिक थी और यहाँ पे 26% FIIs और 15% DIs देखने को मिल रहे थे। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखिए तो प्रमोटर्स ने रत्ती भर शेयर नहीं बेचे अपने, जितने प्रमोटर्स थे उतने ही है, 24% पब्लिक है और यहाँ पे 15% हो चुके FIIs एंड 23% के आसपास DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब इसके साथ ही साथ 7वां इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास उस बिजनेस सेगमेंट में। देखिए जिस बिजनेस सेगमेंट में पर्टिकुलर कंपनी है उसमें हो सकता है अदर प्लेयर्स हो, बहुत सारे प्लेयर्स हो, बट कंपनी के पास क्या ऐसी USP है जो कि अदर कंपनीज के पास नहीं है उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में। ये अगर हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं से मल्टीवैगर कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे होती है पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे कि हमने देखा मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजमेंट मतलब प्रमोटर्स जो हैं वो हैं या नहीं, और साथ ही साथ मैनेजमेंट की ओवरऑल डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी क्या रही है, ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो 8-9 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं राइट। वैल्यूएशंस हो गया या ओवरऑल मैनेजमेंट की स्टडीज हो गई या रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, फ्री कैश फ्लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब भी हम कंपनी की एनालिसिस कर रहे होते हैं, खासतौर पर मल्टीवैगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए, जज करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी एक क्वेरी लिखेंगे। अब इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ पे देख रहे हैं सेल्स ग्रोथ 5 सालों का 15% या उससे ज़्यादा एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों का यहाँ पे 15% या उससे ज़्यादा। इसके साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ले लेते हैं 5 सालों का, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15 एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 सालों का ये ले लेते हैं ग्रेटर देन 15 एंड डेट टू इक्विटी हम यहाँ पे ले लेते हैं लेस देन 0.5 एंड इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट के लिए प्लेस्ड परसेंटेज यहाँ पे लेस देन 5 एंड प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 45। सिंपल सी क्वेरी यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 368 कंपनियों की लिस्ट निकल के आ रही है। अब देखिए 368 कंपनियां हो या 200 कंपनियां हो या 20 कंपनियां हो, मेरा मकसद यहाँ पे आपको किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंड करना नहीं है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करिए जरूर, और कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। अब यहाँ पे वापस आते हैं उसी सवाल पर कि स्टॉक के प्राइस में गिरावट हुई हो या कम प्राइस हो तो क्या मल्टीवैगर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखिए अब ये पर्टिकुलर जो प्राइस था राइट 78 रुपये के आसपास था 2015 में एंड यहाँ पे पहुँचा 492 रुपये 2020 में। 492 रुपये से गिरावट हुई, करीब करीब 50% के आसपास गिर गया। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे दिख रही है कि 40-50% की गिरावट के लिए तैयार रहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मल्टीवैगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उनको मिलती है तो। दूसरी बात यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि कोई स्टॉक 5 रुपए का है तो वो मल्टीवैगर बनेगा, जरूरी नहीं कि कोई स्टॉक 5000 रुपये का है तो वो मल्टीवैगर नहीं बनेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर होता है जो कि अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो है कंपनी की ओवरऑल साइज, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का क्या है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी 10 लाख करोड़ का है, उसका शेयर प्राइस 1000 रुपये का है। अब ऐसे में शेयर प्राइस को 2000 रुपये होने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को 20 लाख करोड़ होना पड़ेगा राइट। सिंपल सा मैथ्स है। तो ऐसे में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो करनी पड़ेगी उनको एंड देन जाके प्राइस यहाँ पे 2000 रुपये का होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी कंपनी है, मान लीजिए किसी
दूसरी कंपनी का 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एंड शेयर प्राइस यहाँ पे 1,000 रुपये का है। तो जैसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ होगा, शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2,000 रुपये पहुँच चुका होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का साइज थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करता है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा मैटर करती है। तो जो हमारी क्वेरी थी राइट, उस क्वेरी में हम एक चीज ऐड करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1,000 बट मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 10,000। अब इसको रन करते हैं तो मात्र 122 कंपनियां यहाँ पे निकल के आती है। सो ऑल इन ऑल अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं तो जस्ट ये मत देखिए कि शेयर प्राइस क्या है, ये देखिए कि सेल्स कैसे ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो कर रही है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा डाटा दिख रहा है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है एंड वैल्यूएशंस क्या है। इन 10 फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करके सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं तो कोई बात बन सकती है। और हाँ, मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने का कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं है, इस बात को जरूर से जरूर ध्यान में रखिए। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को समझना, वैल्यूएशंस को समझना एंड अपनी रिसर्च के आधार पर डिसीजन लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।